जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ओम्स के नियम के ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। ओम ने जो नियम दिया है प्रतिरोध से संबंधित, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओम का कहना है कि यदि आप चालक के भौतिक अवस्था को नहीं बदलते हैं, किसको? भौतिक अवस्था को नहीं, भौतिक अवस्था जैसे किसी का लंबाई, किसी का चौड़ाई, मोटाई या तापमान को नहीं बदलते हैं, तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा तथा विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या? एक दूसरे के समानुपाती होता है। ओम्स लॉ हम लोग आज बात करेंगे ओम के नियम के ऊपर। किसके नियम? ओम के नियम। ओम का नियम, ओम का नियम कहता कुछ है कि यदि किसी तार के, किसको? किसी तार, मान लेते हैं कोई तार है, किसी तार के भौतिक अवस्था, जैसे इसका ये तार है, इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, इसका मोटाई या इसका तापमान में हम लोग अगर बदलाव नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो इसके दोनों सिरों के बीच प्रवाह होने वाली धारा, कुछ प्रवाह होने वाली धारा को आई से डिनोट करते हैं, तथा दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, विभवांतर को कहते हैं वोल्टेज, इसको डिनोट करते हैं वी से, एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी समानुपाती किसका हो जाएगा? धारा को चाहिए आई है, बी विभवांतर है, आई धारा है। जब समानुपाती वाला सिंबल हटेगा तो इसके जगह पर एक आएगा नियत, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूला होगा किसके बराबर? ये फॉर्मूला होगा ओम्स के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, जहां पे V क्या है? V है विभवांतर। V क्या है? V है विभवांतर। I का है? I है धारा। I क्या है? I है धारा। और R है यहाँ पे प्रतिरोध। R क्या है? R है यहाँ पे प्रतिरोध। विभवांतर को इंग्लिश में कहते हैं, विभवांतर धारा को कहते हैं करंट, प्रतिरोध को कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? प्रतिरोध को रेसिस्टेंस। विभवांतर कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था कोष्ठ में कुछ लिखेंगे। भौतिक अवस्था जैसे लंबाई के साथ साथ ताप, मोटाई इत्यादि। कुछ कर रहा है किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, मोटाई इत्यादि नहीं बदलने पर सिरों के बीच बहने वाली धारा तथा विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। तथा प्रतिरोध नियत रहता है। प्रतिरोध नियत रहता है। उसके बाद भी समानुपाती है किसका? भी समानुपाती है आई का। ओम के नियम को बोल रहा है, ओम के नियम बोल रहा है कि यदि आप किसी चालक तार हो सकता है, कुछ चीज के तार, कह रहा है कि आप
किसी चालक के भौतिक अवस्था को नहीं बदलते। किसको नहीं बदलना है? भौतिक अवस्था को नहीं बदलना है। जैसे लंबाई नहीं बदलना है, टेम्परेचर नहीं बदलना है, मोटाई नहीं बदलना है, एरिया नहीं बदलना है। नहीं बदलने पर सिरों के बीच बहने वाली धारा, सिरों के बीच जो धारा बहती है, क्या, जो धारा बहती है, तथा विभवांतर, दोनों के बीच डिफरेंस, विभव का अंतर, दोनों के बीच विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होता है। तथा प्रतिरोध नियत के रूप में काम करता है, वो नियत रहता है। यहाँ पे भी समानुपाती है आई के। जब समानुपाती के साइन हटाएंगे तब प्रतिरोध को लाएंगे। यहाँ से हम लोग 3 गो फॉर्मूला बना सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी विभवांतर है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, आई धारा है जिसको बोलते हैं करेंट, आर प्रतिरोध है जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। विभवांतर को नापते हैं वोल्टेज में। किसमें? ये विभवांतर है, विभवांतर को नापते हैं वोल्टेज में। इसको इसीलिए भी से सिंबल करते हैं। धारा को आई, रेसिस्टेंस को आर, साथ ही ओम। क्या? रेसिस्टेंस का एक और सिंबल है, क्या है? ओम। इसका एम्पियर है, इसका वोल्ट है। इसका एम्पियर धारा का, इसका वोल्ट, मात्रक है सबका। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, धारा का मात्रक है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक कौन सी है? ओम। यहां से हम लोग 3-4 निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहला निष्कर्ष, यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग आर के मान निकाल सकते हैं। आर बराबर करेंगे, यहाँ आई गुना में है, इसके साथ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, भाग में हो जाएगा भी बटा आई। एक ई फॉर्मूला हो गया। आर बराबर एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई बराबर। अगर हम लोग आई बराबर फॉर्मूला की बात करें तो आई रहने देंगे जस के तस, भी है, आर जाएगा उस साइड, यहाँ को जाएगा भी बटा आर। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ओम के नियम के आधार पर क्वेश्चन। पहले हम लोग इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं। भी इक्वल टू आई आर। जैसे कह सकता है कोई 5 एम्पियर के धारा, कोई 5 एम्पियर के धारा 10 ओम प्रतिरोध से पार करता है तो वोल्टेज बताइए। जैसे 5 एम्पियर की कोई धारा है, कुछ ये धारा कितना के है? 5 एम्पियर की धारा है, रेसिस्टेंस 10 ओम से पार करता है, तो कहता है कि वोल्टेज बताना है। क्या? वोल्टेज बताना है। निकालेंगे, भी बराबर फॉर्मूला लगेंगे, भी बराबर आई आर। आई कितना है? 5, कितना है? 10, 10 है 5, 15, 10 इंटू 5, 10 बचे 50, 50 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 50 वोल्ट। इसी प्रकार से इसमें भी क्वेश्चन कह सकता है कोई 60 वोल्ट, कोई 60 वोल्ट 3 एम्पियर से पास करता है। कोई 60 वोल्ट है, कितना है वोल्टेज? कितना है? कोई 60 वोल्ट है, पार कितना से कर रहा है? धारा है 3 एम्पियर से, तो कहता है उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला है, आर बराबर फॉर्मूला है भी बटा आई। क्या है? भी बटा आई। हम लोग लगाएंगे भी कितना है? भी दिया हुआ है कितना? भी यहाँ पे दिया हुआ है 60 वोल्ट। क्या? 60 वोल्ट। यहाँ लिखेंगे 60 बटा 3, काटेंगे 20 बार में। प्रतिरोध कितना? 20 ओम। समझ में आया होगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओम का नियम कहता है किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, मोटाई नहीं बदलने पर सिरों के बीच बहने वाली धारा तथा विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होता है। क्या होता है? एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा प्रतिरोध नियत के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? प्रतिरोध नियत के रूप में रहता है। उसके बाद भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, भी समानुपाती है किसका? आई का, तो भी बराबर आई आर। यहां से हम लोग इससे 3 निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। किससे? इससे 3 निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पहला, आर बराबर भी बाई आई। दूसरा, आई बराबर भी बटा आर। हम लोग न्यूमेरिकल की बात किए, हम लोग न्यूमेरिकल कुछ देखें। हो सकता है ऐसा न्यूमेरिकल पूछे। एक और न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कह सकता है कि मान लीजिए कि कोई तार का विभवांतर कितना? कोई तार का विभवांतर 100 वोल्ट है। कोई तार का विभवांतर कितना है? 100 वोल्ट है तथा उससे प्रभावित करने वाली प्रतिरोध कितना है? 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। मान लेते हैं यहाँ पे
इसको साफ करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे। इसको साफ करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई तार के बीच का प्रतिरोध कितना है, 100 वोल्ट है। कितना है, 100 वोल्ट है। जबकि उसका प्रतिरोध 20 ओम है। कितना है, 20 ओम। तो धारा बताइए, कुछ बताना है, धारा बताना। धारा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, V बटा आर, आई बराबर कुछ V बटा आर। तो आई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, V बटा आर। V कितना है, V है 100 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है 20, 10 से 10, 2 से 5 बार में आ जाएगा धारा कितना आएगा, 5 एम्पियर। कितना धारा प्रवाहित होगा, 5 एम्पियर धारा को प्रवाहित होता है। यहां तक कोई को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग ओम के नियम पे बात किए। ओम के नियम बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछ चुका है। और ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, अगर टकराएगा तो अच्छा खासा नंबर दिला जाएगा, बहुत अच्छा चीज है। अब हम लोग देखते हैं ताप का, धारा का देखते हैं। धारा है, इसका उष्मीय प्रभाव देखते हैं या तापीय प्रभाव। धारा के उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसको धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा कैसे हीट उत्पन्न करता है, कैसे ऊष्मा उत्पन्न करता है। अभी हम लोगों ने 3 फार्मूला को देखा। कितने फार्मूला को, 3 फार्मूला को। एक फार्मूला देखे V इजकल टू आई आर, दूसरा फार्मूला देखे R बराबर, किसके बराबर, R बराबर V बटा आई। तीसरा फार्मूला देखे हम लोग I बराबर V बटा R। हम लोगों ने कितना फार्मूला भी पढ़ा है, 3। हम लोगों ने 3 फार्मूला अभी तक पढ़ लिया है। कहता है ट्रांसफार्मर के बारे में, किसके, ट्रांसफार्मर के बारे में कहता है कि ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है, शक्ति होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है उसके बारे में फार्मूला है आई इंटू वी। क्या फार्मूला है, आई इंटू वी। कुछ ही फार्मूला मिल रहा है इससे। इसका यह शक्ति पी को चाहिए, यहाँ पे पी है शक्ति। और शक्ति के मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट। मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। और एक एचपी या हॉर्स पावर, किसको, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, ह्यूमन पावर नहीं जी, हॉर्स पावर, इसको बराबर होता है 746 वाट। कितना, 746 वाट। ये भी वीवीआई है। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति या 1 एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट। कितना, 746 वाट। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये ट्रांसफार्मर के पावर है। अगर 2 चीज के गुना है, क्या, ट्रांसफार्मर के पावर तो कभी बढ़ेगा नहीं और नहीं कभी घटेगा। ट्रांसफार्मर के पावर तो नियत रहेगा। ऐसा तो नहीं ना है कि 200 केवी के ट्रांसफार्मर है तो 540 की जगह पर 600 देने लगे, वो तो उतना ही देगा। तो क्या होगा, अगर हम लोग इसमें P तो नियत है तो P में चेंजिंग नहीं होने वाला। जैसे एग्जाम्पल, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि 64 बराबर है किसको, 16 इंटू 4 को। 64 मानते हैं किसको, 64 यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग P को। किसको 64 मानते हैं, P को। I को मानते हैं कितना, I को मानते हैं 16। और V को कितना मानते हैं, V को मानते हैं हम लोग 4 मानते हैं किसको, V को। इसी फॉर्मूला पर अगर 64 नियत है तो अगर हम लोग इसमें अगर धारा को हम लोग बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि वोल्टेज घटेगा, क्योंकि इसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो अगर हम लोग धारा को बढ़ाते हैं, ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग धारा को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज निश्चित है कि घटना चाहिए, घटेगा भी। इसे धारा को बढ़ाएंगे, इस धारा को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। लेकिन अगर हम लोग धारा को घटाते हैं
तो वोल्टेज को जो होता है वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग बढ़ाते हैं किसको, हम लोग 64 नियत है मेरा, 64 मान लेते हैं पावर बराबर है। अगर हम लोग पहले बढ़ाते हैं आई को, धारा को पहले हम लोग बढ़ाते हैं, अगर धारा हम लोग बढ़ाएंगे तो धारा के जगह पर करते हैं यहाँ पे 32, तो ऑटोमेटिक है कि वोल्टेज घटना चाहिए, तो वोल्टेज घटेगा। पहले 4 था, अब हो जाएगा 2, अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 64 नियत है। अब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, किसको, 4 से वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज को करते हैं यहाँ पे 8, तो ये 16 था, 16 से घटे कितना हो जाएगा 8। इससे यह साबित होता है कि यदि दो चीज का गुणनफल हो, जैसे दो चीज के गुणनफल के बराबर कुछ चीज है, तो अगर एक का मान बढ़ाते हैं, एक का मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो दूसरा का मान ऑटोमेटिक है कि घटेगा। अगर दो का गुणनफल का मान नियत है, तो अगर आप उसमें से किसी एक को बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि दूसरा का मान क्या होगा, दूसरा का मान घटेगा, दूसरा का मान क्या होगा, घटेगा। यही है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम लोग कि एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं धारा का उष्मीय प्रभाव। धारा है वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है, हम लोग देखते हैं धारा का उष्मीय प्रभाव। धारा का उष्मीय प्रभाव किस पे चर्चा करना है, धारा का उष्मीय प्रभाव। धारा का उष्मीय प्रभाव में पहला देखते हैं हम लोग बल्ब। किसको, बल्ब, ये एलईडी बल्ब नहीं जी, ये मॉडर्न फिजिक्स के जमाना के एलईडी बल्ब, चाहे ट्यूबलाइट, इस अभी को जो जल रहा है ट्यूबलाइट, इस मॉडर्न फिजिक्स पे है, डायोड पे काम करता है। अच्छा, इस पे नहीं, वो बल्ब जो फिलामेंट वाला रहता था। पहला हम लोग किस पे चर्चा करते हैं, धारा का उष्मीय प्रभाव में बल्ब पर। बल्ब सब कोई देखा होगा, एलईडी नहीं जी, एलईडी के जमाना के बात नहीं हम कर रहे हैं, ये बल्ब की बात कर रहे हैं, इस बल्ब की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर गैस भरा होता है, इसके अंदर आर्गन और प्लस नाइट्रोजन भरा होता है। आर्गन होता है 85% के आसपास, प्लस नाइट्रोजन होता है 15% के आसपास। यह क्या करता है, यह जो टंगस्टन से बना हुआ है उसको हीट होकर पिघलने नहीं देता है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है, यह गलनांक होता है किसका, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। किसका है, टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बना रहता है, टंगस्टन से बना रहता है। यह जो वायर है आखिर इसको घेर के लगाए हैं, घुमा घुमा के। यह काम क्या करता है, हम लोग उसको देखते हैं कि यह काम क्या करता है। जो यह है हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं। किसका, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है वीडियो, उसका आप लोग दूसरा भाग देख सकते, उसमें हम लोग बात किए थे कि जो प्रतिरोध है वो होता है रो एल बटा ए। अगर हम लोग इसमें लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहीं से अगर हम लोग इसको ऐसे ना लगा के, अगर हम लोग ऐसे लगाते तो इसका लंबाई कम होता, तब प्रतिरोध इसका कम हो जाता। और अगर किसी भी चीज को चमकना ज्यादा, टंगस्टन को अलग अलग धातु के अलग अलग काम, जैसे नाइक्रोन को, अगर नाइक्रोन को हम लोग घुमा घुमा के रखते हैं तो उष्मा ज्यादा देता है। लेकिन टंगस्टन अगर घुमा के अगर टंगस्टन में प्रतिरोध ज्यादा आएगा, क्या, टंगस्टन में प्रतिरोध ज्यादा आएगा तो टंगस्टन उजाला देता है, प्रकाश देता है। लेकिन नाइक्रोम में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीट देगा। अब प्रकाश देता है तो इससे हम लोग देखते हैं, और हीट देता है। नाइक्रोम के तार लगा रहता है, वह हीट देता है, उससे खाना बनता है। अब मान लीजिए कि नाइक्रोम हीटर है, वो दे लगेगा प्रकाश, तो लगेगा कि ज्वालामुखी जलित है, वो लगेगा कि एक अथी है उसमें से ज्वालामुखी जलित है। बल्ब दे उसमें कुछ चीज बैठ ही नहीं पाएगा। ऐसा सतह पर क्या बैठेगा जी,
कौन कढ़ाई इसे नाप के बनेगा, कौन बर्तन इसे नाप के बनेगा, बनवे नहीं, बैठे नहीं करेगा। तो अलग अलग धातु के अलग अलग काम है। अगर टंगस्टन को हम लोग प्रतिरोध ज्यादा देते तो यह चमकना चालू करता है। क्या करता है? यह चमकना चालू करता है। अच्छा, इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। यह 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देंगे तो यह गलता है, उससे पहले नहीं गलता है। अगर हम लोग ऐसा बल्ब लगाएंगे तो ये चमकबे नहीं करेगा। तो आप लोग देखेंगे कभी कभी कि ऐसा बल्ब मिलता है। कैसा? ऐसा बल्ब रहता है, एक बीच से रहता है ऐसे। इसमें और है, इसमें इसका लंबाई और हम लोग बढ़ाते हैं, बड़का बॉल, इसमें लंबाई हम लोग और बढ़ाते हैं तो यह और चमकता है। तो आदमी कहता है कि 200 वाट के बल्ब है। कहता है कि 200 वाट के बल्ब है। कहता कहता है 100 वाट के है, ये बगुआ 200 वाट के है। ये 200 वाट के कौन चलते? यह जितना घुमाया गया है इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब प्रतिरोध टंगस्टन के ज्यादा रहेगा तो चमकेगा ज्यादा, डायरेक्ट बात है। अब यहाँ पे बल्ब हो गया। बल्ब काम कैसे करता है? इसके अंदर क्या भरा रहता है? आर्गन और नाइट्रोजन नामक गैस भरा रहता है। एक 85% रहता है, एक 15% रहता है। उसके बाद टंगस्टन है, इसका गलनांक कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस है। यह 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तब गलता है। इसमें जो रिंग टाइप है, स्प्रिंग टाइप लपेटा हुआ, इसका काम क्या है? यह प्रतिरोध को बढ़ाता है, जिसके कारण इसमें चमक ज्यादा आता है। क्या आता है? यह प्रतिरोध के बढ़ाता है, जिसके कारण इसमें चमक क्या होता है? चमक ज्यादा आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूज पे। किस पे? फ्यूज। फ्यूज वही जो घर में देखते हैं हम लोग सब कोई। फ्यूज है पहला कि फ्यूज के गलनांक कम रहना चाहिए। क्या इसका? फ्यूज है, फ्यूज के गलनांक कम रहना चाहिए तथा प्रतिरोध ज्यादा रहना चाहिए। फ्यूज के गलनांक क्या है? इसका गलनांक कम रहना चाहिए और प्रतिरोध ज्यादा। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध ज्यादा। अब मान लीजिए कोई उल्टी कर दे, मान लीजिए कि कोई इसका उल्टी कर दे फ्यूज में। फ्यूज है, फ्यूज के गलनांक कर दे अधिक, तो मान लीजिए कि हैवी आएगा, हैवी आएगा, मारेगा, उड़ जाएगा, मारेगा, पूरा सिस्टम में उड़ा देगा। नहीं उड़ा देगा जी, खूब शौक से उड़ा देगा। प्रतिरोध इसका ज्यादा रहना चाहिए ताकि ज्यादा करंट झेल सके। गलनांक कम रहना चाहिए, जैसी ज्यादा भार पड़े वो गल जाए। यह घरों में श्रेणी क्रम में जोड़ा रहना चाहिए। किसमें? यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहना चाहिए। किसमें जुड़ा रहना चाहिए? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब यह सीरीज में रहना चाहिए। किसमें? यह सीरीज में रहना चाहिए। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कम रहना चाहिए, रेसिस्टेंस ज्यादा रहना चाहिए। यह श्रेणी क्रम में जोड़ा होना चाहिए। इसे श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ सकता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं फ्रिज है। क्या है? यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे मान लेते हैं टीवी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वॉशिंग मशीन है। क्या है? वॉशिंग मशीन है। तो यहीं पे एक पतला सा क्या देंगे? एक पतला सा फ्यूज देंगे। उसके बाद यहाँ से तार रहेगा। अगर यह तार से ज्यादा करंट जाता है तो इसी को मारेगा। हमारा फ्रिज, टीवी, कूलर सब बच जाएगा। लेकिन अगर इसका गलनांक हो गया ज्यादा तो ये बबुआ पिघलबे नहीं करेगा, और नहीं पिघलेगा तो बड़ा दिक्कत है। नहीं पिघलेगा तो इसको पिघला देगा, इसको पिघला देगा, इसको पिघला देगा। अगर खुद नहीं पिघला तो फिर किसको? फ्रिज को पिघला देगा, टीवी को पिघला देगा, वॉशिंग मशीन को पिघला देगा। इसीलिए फ्यूज कैसा होना चाहिए? फ्यूज है वो फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए तथा प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध इसका क्या होना चाहिए? प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि यह बना किससे रहता है। फ्यूज है वो शीशा, Pb+SN, यह शीशा और टीन से बना था। किससे? शीशा प्लस टीन। यह शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। ये नहीं
हम लोग घरे भी फ्यूज बना देते हैं, जो तार रहता है उसमें से एक निकालते हैं। नहीं जी, ये मिलता है 20-30 रुपया के, हार्डली साली 50 रुपया के मिलेगा। शीशा और टीन के बनाता है, उसी को लगाएंगे घर में। घर में श्रेणी क्रम में लगाना है, और कोई लगा देगा समानांतर क्रम में, हो जाएगा बबुआ गड़बड़, पहुंचबे नहीं करेगा तो दिक्कत है ना। तो यह था ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें हम लोग किस पे चर्चा की, पहला बल्ब पे और दूसरा किस पे, फ्यूज पे। दूसरा किस पे, फ्यूज पे। तीसरा है हीटर। तीसरा कौन चीज है, तीसरा है हीटर। हीटर में हम लोग बात किए, मान लेते ये हीटर है, इसके अंदर नाइक्रोम का तार रहता है। कुछ नाइक्रोम के तार रहता है इसके अंदर, ऐसा कुछ करके इसके अंदर नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है। जिसके होगा वो अच्छा से जानता होगा क्या है हीटर। जो देखा है बता सकता है यह क्या है, नाइक्रोम का तार रहता है। अगर इसमें भी लंबाई ज्यादा है, क्या है, इसमें भी लंबाई ज्यादा, इसमें भी प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो इसमें अगर हम लोग देते हैं कुछ, इसमें अगर हम लोग करंट को देते हैं तो यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे खाना बनता है। क्या होता है, खाना बनता है। यह किसका बना होता है, यह नाइक्रोम का बना होता है। यह नाइक्रोम का बना होता है। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग पहले देखे ओम का नियम कहता है, यदि चालक के भौतिक अवस्था को नहीं बदला जाए तो उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा समानुपाती होता है। जिससे हम लोग 3 फॉर्मूला पर पहुंचे, V = IR, R = V/I, I = V/R। तीनों पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे प्रतिरोध का समायोजन। क्या बात करेंगे, प्रतिरोध का समायोजन, तथा किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है। आने वाला वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध का समायोजन, कि किस प्रकार से प्रतिरोध को हम लोग जोड़ सकते हैं। उसमें बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जिसका काम है अज्ञात प्रतिरोधों का मान निकालना। व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, अज्ञात प्रतिरोधों का मान निकालना। ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।